हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में इस दौरान हम मध्य प्रदेश के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल और मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में चेदी और अवंती महाजनपद तक समझा। अब हम मध्य प्रदेश के प्राचीन काल की आगे की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल और चेदी और अवंती महाजनपद को समझने के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई बटन पर भी प्रेस करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर आएँ और मध्य प्रदेश के प्राचीन काल की पूरी जानकारी लें। तो चलिए समझते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन काल और मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख राजवंश प्राचीन काल के समय आए, उन्हें देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश जो है, देखिए इक्ष्वाक वंश जो है मनु के पुत्र थे। मनु के देखिए कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे। मनु वैवस्वत जिनके समय में बाढ़ आई थी, तो मनु के जो है कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र का नाम था इक्ष्वाक। ठीक है, इक्ष्वाक के नाम पर ही इक्ष्वाक राज्य की स्थापना हुई और इक्ष्वाक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इक्ष्वाक ने जो है कहाँ राज्य किया? इक्ष्वाक ने जो है दंडकारण्य बस्तर में राज्य किया। इक्ष्वाक वंश एक प्रतापी राजा थे, नरेश मानधाता। ठीक है, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इक्ष्वाक वंश के ही एक प्रतापी राजा थे, नरेश मानधाता, जिनके पुत्र का नाम क्या था? पुरुकुत्स। जिनके पुत्र का नाम था पुरुकुत्स। ठीक है, इन्होंने ही, हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी के बारे में सुना है। नर्मदा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? रेवा कहा जाता था। तो पुरुकुत्स ने ही रेवा का नाम जो है नर्मदा किया। ठीक है, आज जो हम नर्मदा नदी को जानते हैं उसे पहले रेवा कहा जाता था, तो रेवा को नर्मदा किया। ठीक है, चलिए इसी वंश के, इक्ष्वाक वंश के ही एक और राजा थे, मुचुकुंद। ठीक है, मुचुकुंद ने जो है अपने वंशजों के नाम पर, मानधाता इनके वंशज हुए, इनके पूर्वज हुए। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है मानधाता नगरी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में हम ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरी चीज़ को और इन सभी राजाओं के नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला वंश देखते हैं कारुष वंश। अभी मैंने आपको बताया मनु के 10 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था इक्ष्वाक। इसी तरह मनु के एक पुत्र का नाम था कारुष। ठीक है, कारुष के नाम पर ही कारुष वंश की स्थापना हुई। और इसका शासन कहाँ पर था या इसने कहाँ राज किया? इसने वर्तमान बघेलखंड में राज किया था। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश या एल साम्राज्य। ठीक है, इसे कहा जाता है चंद्रवंश या एल साम्राज्य। मनु वैवस्वत, वही मनु जिनके समय में बाढ़ आई थी, उनकी एक पुत्री थी। ठीक है, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? ईला। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ईला। और ईला का विवाह किसके साथ हुआ था? सोम के साथ हुआ था। ईला का विवाह हुआ था सोम के साथ, जिसका साम्राज्य बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। ठीक है, जिसका साम्राज्य बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। ठीक है, इसी से जो है क्या हुआ? एल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ईला का विवाह सोम के साथ हुआ, तभी जो है क्या हुआ? एल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए ये जो सोम है, सोम के 2 पुत्र थे। सोम के 2 पुत्र थे, एक था आयु और एक था अमावसु। ठीक है, आयु का जो है, आयु के बाद जो तीसरी पीढ़ी आई, जिसमें एक राजा हुए जिनका नाम था ययाति। मतलब ययाति के दादाजी हुए आयु। ठीक है, तीसरी पीढ़ी थी तो ययाति के दादाजी हुए आयु। तो आयु जो है, आयु की तीसरी पीढ़ी हो गई ययाति। और ययाति का विवाह किसके साथ हुआ? देवयानी के साथ, जो कि शुक्र भार्गव ऋषि की पुत्री थी। ठीक है, शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या थी।
इसके बाद क्या हुआ, एल साम्राज्य को जो है ययाति ने 5 पुत्रों में विभाजित कर दिया। ययाति के 5 पुत्र थे, तो ययाति ने क्या किया, एल साम्राज्य को 5 पुत्रों में विभाजित कर दिया। ययाति के 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था यदु, एक पुत्र का नाम था यदु, ठीक है। इस यदु के नाम पर ही यादव वंश की स्थापना हुई। इसीलिए ये मेरे को आपको पूरी सीरीज बतानी पड़ी या सभी राजाओं के नाम बताने पड़े कि चंद्र वंश से कैसे हमने यादव वंश को देखा और यादव वंश के बाद आप कैसे हेहय वंश को देखेंगे, ठीक है। तो सभी इसी के अंतर्गत आते जाएंगे। आपने चंद्र वंश को समझा, ईला का विवाह सोम के साथ हुआ, सोम के 2 पुत्र हुए, आयु और अमावसु। आयु की तीसरी पीढ़ी है, ययाति के दादाजी थे आयु, ठीक है, इनका पौत्र था ये ययाति। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। ययाति के 5 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था यदु, ठीक है, और जिसे जो है उसने चर्मणवती, जिसे चंबल कहा जाता है आज, नेत्रवती जिसे बेतवा नदी कहा जाता है, और शुक्तमती जिसे केन नदी घाटी कहा जाता है। तो इन तीनों नदी घाटियों का क्षेत्र यदु को प्राप्त हुआ और उसके बाद जो है उसने क्या किया, यादव वंश की स्थापना की, ठीक है। चर्मणवती चंबल को, पेत्रवती जो है बेतवा को, और शुक्तिमती केन को कहा जाता था। ये तीनों नदी घाटी क्षेत्र जो है किसको प्राप्त हुए, यदु को, और यादव वंश की स्थापना हुई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यादव वंश से कैसे हेहय वंश निकल कर आया, ठीक है। यदु के पौत्र हेहय के नाम पर, यदु के पौत्र थे हेहय, उसी के नाम पर हेहय वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो अब देखते हैं हेहय वंश, ये है हेहय वंश, ठीक है। हेहय वंश के एक राजा थे महिष्मंत, ठीक है। महिष्मंत ने जो है एक दुर्ग जीता था, तो उस दुर्ग का नाम क्या रखा, महिष्मती, ठीक है। वर्तमान में जिसे हम महेश्वर के नाम से जानते हैं, तो महिष्मती दुर्ग का नाम रखा महिष्मंत ने, ठीक है। पूछ सकते हैं कि महिष्मंत किस वंश के राजा थे, इसीलिए आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं हेहय वंश के एक और विशाल सम्राट थे जिनका नाम था, जिनको 3 नामों से जाना जाता है, देखो, कीर्तवीर, अर्जुन, सहस्त्रबाहु। कहा जाता है कि इनकी 100 भुजाएं थी, इन्होंने समस्त पृथ्वी को जीता था। ये भी किस वंश से बिलोंग करते, हेहय वंश से, ठीक है, हेहय डायनेस्टी से। अब देखिए इनके पुत्र, अब कीर्तवीर के पुत्र जो है इनका नाम क्या था, जयध्वज, इनका नाम था जयध्वज। जयध्वज ने अवंती मालवा पर राज किया था, ठीक है। उन्होंने जो है जयध्वज ने क्या किया था, मालवा पर राज किया था। और जयध्वज के जो पौत्र थे, ठीक है, जयध्वज के जो पौत्र थे उनका नाम क्या था, अवंती। और ये अवंती ही मतलब इन्हीं के नाम पर, जयध्वज के पौत्र के नाम पर ही मालवा का नाम अवंती रखा गया था, ठीक है। इसके बाद अवंती ने ही यादवों को विदिशा से भगाया था, मतलब जो ये यादव वंश के थे इनको जो है विदिशा से भगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि चंद्र वंश के बाद यादव वंश, यादव वंश से हेहय वंश, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में बता दिया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। नंद वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसे आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जब आया तब भी अवंती और चेदी जो है मगध के ही भाग रहे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से चेदी और अवंती महाजनपद को मगध में मिलाया गया, ठीक है। तो मौर्य वंश के समय में भी अवंती और चेदी जो है, जो कि मध्य प्रदेश के महाजनपद हैं, इन्हें ये मगध में ही थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आए बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को अवंती का प्रांतपति बना दिया था, ठीक है। बिंदुसार ने अशोक को अवंती का प्रांतपति बना दिया था। इसके बाद अशोक सम्राट जब बने, तो सम्राट बनने के पश्चात
अशोक के सम्राट बनने के पश्चात उन्होंने बहुत सारे स्तूपों, शिलालेखों को बनवाया। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख स्तूप और शिलालेख जो इम्पोर्टेंट है, जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, उनको मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, कहाँ? रायसेन में। महादेवी, अशोक का विवाह जो है विदिशा की एक रानी थी, विदिशा की एक कन्या थी, जिसे आप दो नामों से देखेंगे अलग अलग किताब में। कहीं आप महादेवी के नाम से देखेंगे उनको और कहीं आप श्रीदेवी के नाम से देखेंगे। तो विदिशा की थी वो, विदिशा की महादेवी से अशोक का विवाह हुआ था। उसी के लिए, महादेवी के लिए ही, अपनी पत्नी के लिए ही उज्जैन में भी जो है संभवतः अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसे आज हम सब लोग वैश्य टेकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। वैश्य टेकरी कहाँ है? उज्जैन में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, महादेवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोक के कुछ लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। पहला देखते हैं रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर में। सारो मारो सीहोर में। पानगुराडियो सीहोर में। और गुर्जरा जो है वो है दतिया में। गुर्जरा में जो है अशोक के जो दूसरे नाम थे उसका उल्लेख था। मतलब कहना चाहिए गुर्जरा में जो है अशोक के नाम देव नाम प्रिय और प्रियदस्सी के नाम से उल्लेखित थे। चलिए, तो आगे देखते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृहदत्त। उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके खुद शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने दूसरी राजधानी किसे बनाया? विदिशा को बनाया। ठीक है, जो अवंती का भाग था विदिशा, उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, अगला देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र। अग्निमित्र को जो है इन्होंने विदिशा का शासक बनाया। ठीक है, तो अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, और इन्होंने जो है विदिशा पर शासन किया। ठीक है, इसके बाद अग्निमित्र के छोटे भाई थे जेठमित्र। जेठमित्र के पुत्र थे वसुमित्र, और वसुमित्र के पुत्र थे भद्रक। ठीक है, जिसे आप भागभद्रक भी पढ़ेंगे काफी जगह, भद्रक या भागभद्रक। भागभद्रक के समय एक ऐसी घटना हुई थी कि जो काफी इम्पोर्टेंट है। भागभद्रक के समय एक यवन राजदूत हेलियोडोरस, ठीक है, आए थे, जिन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने जो है भागवत धर्म को जो है अपने आप को भागवत धर्म के अनुयायी समझते थे, और उसी धर्म के आधार पर उन्होंने जो है विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये याद रखना है अपने को कि भद्रक भागभद्रक के समय में आए थे। ठीक है, हेलियोडोरस यवन राजदूत थे। ठीक है, और भद्रक किसके पुत्र थे? वसुमित्र के पुत्र थे। ठीक है, भरूत स्तूप भी शुंग काल में ही बनाया गया। कहाँ? सतना में, और जिसकी खोज की थी कनिंघम ने 1875 में। ठीक है, कनिंघम ने भरूत स्तूप को कब खोजा था? 1875 में। ठीक है, चलिए अब अगला वंश देखते हैं, शक वंश या शक छत्रप। ठीक है, मध्य एशिया की जो है एक जाति जो है जिसने भारत में एंट्री की। ठीक है, भारत में आई, और भारत में उसने जो है नासिक, उज्जैन, मथुरा और पंजाब, इन सब जगहों पर जो है शासन किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखेंगे तो नासिक और उज्जैन के शक राज्य ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हैं छहरात वंश और कार्दमक वंश। तो शक वंश के जो है ये दो वंश जो है, या ये दो राज्य कहाँ? मध्य प्रदेश में हम देखेंगे। ठीक है, तो छहरात वंश के दो प्रसिद्ध शासक थे।
ठीक है। शक वंश में ही एक क्षहरात वंश था। क्षहरात वंश के शक जो है उसके दो शासक थे, एक था भूमक और एक था नहपान। ठीक है, जिसमें जो है भूमक के सिक्के जो है, भूमक के समय के सिक्के जो है वो मालवा से मिलते हैं और नहपान के सिक्के जो है वो शिवपुरी से मिले। ठीक है, और नहपान को जो है सातवाहन वंश के एक शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, इन्होंने नहपान को हराया था या मार डाला था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि नहपान को किसने मारा? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। और नहपान के सिक्के कहाँ से मिले? शिवपुरी से। ठीक है, ये हो गया क्षहरात वंश का। अब देखते हैं कार्दमक वंश के शकों के बारे में। ठीक है, कार्दमक वंश के जो शक थे, ठीक है, उसकी स्थापना कैसे हुई? उसकी स्थापना यशोमती और उसके पुत्र चेष्टन द्वारा उज्जैन में की गई। ठीक है, यशोमती और उसके पुत्र चेष्टन द्वारा उज्जैन में स्थापित की गई कार्दमक वंश के शकों की। ठीक है, इसके बाद प्रसिद्ध राजा थे कार्दमक वंश के, जो शकों के प्रसिद्ध राजा थे, कौन थे? रुद्रदामन। ठीक है, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रसिद्ध शासक थे कौन? रुद्रदामन। और इन्होंने जो है सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। संस्कृत के महान पंडित थे ये, और इन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसके बाद जो है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने ये इतना देखा, इसके बाद जो है शकों के अंत की बारी आ गई। न सिर्फ उज्जैन अपितु शकों में अंतिम राजा कौन से थे? रुद्र सिंह तृतीय। शकों के अंतिम राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने खत्म कर दिया। ठीक है, और उज्जैन का विलय जो है गुप्त साम्राज्य में मिला लिया और भारत से शकों की सत्ता समाप्त हो गई। ठीक है, तो किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, और उज्जैन का विलय किसमें हो गया? गुप्त साम्राज्य में। इस तरह से शकों का अंत हुआ। अगला वंश देखते हैं बोधि वंश। बोधि वंश कहाँ का रहा, या बोधि वंश का राज्य कहाँ रहा? त्रिपुरी जबलपुर में। ठीक है, यहाँ से 4 शासकों के सिक्के मिलते हैं, श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। ठीक है, अगला वंश देखते हैं मधुवंश। मधुवंश जो है इसका राज्य कहाँ रहा? बघेलखंड में। ठीक है, और जो है बघेलखंड के कुछ उल्लेखनीय, जो मधुवंश के कुछ उल्लेखनीय राजा थे, भीमसेन, भद्रमग, शिवमग, जिन्होंने कुषाणों से सफल संघर्ष किया था। अगला वंश देखते हैं गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के एक सम्राट थे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो है क्या किया था? आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीता था। ठीक है, पूरे भारत में आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीता था, जिसमें नागवंशी शासक भी थे। ठीक है, जिसमें जो है विदिशा का शासक जो नागवंशी था उसका नाम था नागदत्त। ठीक है, उसे भी जीता था। और मध्य प्रदेश के दमोह, विदिशा, इन सब राज्यों को भी उसने जीता था। तो आगे देखते हैं, शक राज्य छोड़ शेष मध्य प्रदेश पर प्रभुत्व स्थापित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। शक राज्यों को छोड़कर, ठीक है, शक राज्यों को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित किया। और अभी अभी मैंने आपको बताया था शकों को किसने समाप्त किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो समुद्रगुप्त के ही उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का अंत कर संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने प्रभुत्व में या अपने उसमें ले लिया था। ठीक है, उज्जैनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का अंत कर उज्जैन को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था और उज्जैनी दूसरी राजधानी बनाई। यही उसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति में उसके सामंत बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर को दान में दिया। यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि कुमारगुप्त की जो है कौन सी प्रशस्ति थी?
मंदसौर प्रशस्ति थी, और उसमें इनके सामंत का नाम भी याद रखिएगा, बंधु वर्मा। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में सेनापति, सामंत, इन सब के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो इनके सामंत बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर को दान में दिया था। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, कुमारगुप्त के बाद कौन आए उसके उत्तराधिकारी? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद कौन आए? भानुगुप्त। ऐसा कहा जाता है हूणों का पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, जिसमें स्कंदगुप्त ने सफलता प्राप्त की और हूणों को भगा दिया था। ठीक है, हूणों को भारत से भगा दिया था। लगभग 50 वर्षों तक जो है हूण वापस नहीं आए। लेकिन भानुगुप्त के समय में हूण शासक तोरमाड़ ने फिर से आक्रमण किया। ठीक है, उस आक्रमण में भानुगुप्त सफल रहे, और उस आक्रमण में भानुगुप्त के सेनापति थे गोपीराज। ठीक है, उस हूण आक्रमण में गोपीराज की मृत्यु हो गई और गोपीराज की पत्नी भी सती हो गई थी, जिसके लिए जो है, जिसकी प्रशस्ति हमें जो है किस में मिलती है? ऐरण अभिलेख में, क्योंकि ये प्रथम सती साक्ष्य था। ठीक है, तो ये किस में मिलता है अपने को? ऐरण अभिलेख में, जो कि कहाँ है? सागर में। ऐरण अभिलेख कहाँ से मिलता है? सागर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गुप्त वंश के सारे शासकों के बारे में देखा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है राज किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ओलिकर वंश। ओलिकर वंश का कौन सा क्षेत्र था? दशपुर, मंदसौर। अब देखते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। चंदेल वंशों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? महोबा को, खजुराहो को। प्रारंभ में ये प्रतिहारों के सामंत थे। कौन थे? चंदेल वंश जो था पहले प्रतिहारों के सामंत थे। जितने भी चंदेल थे प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, इसके बाद नन्नुक के पुत्र कौन हुए? वाकपति। ठीक है, और वाकपति के पुत्र जय शक्ति। सबके नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जय शक्ति के नाम पर ही जो है बुंदेलखंड का नाम जो है जिजाक भुक्ती पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जिजाक भुक्ती जो है किस राजा के नाम पर पड़ा? तो चंदेल वंश के जय शक्ति के नाम पर जो है बुंदेलखंड का नाम जिजाक भुक्ती पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हर्ष। ठीक है, हर्ष का पुत्र कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन का नाम काफी बार आता है। ठीक है, तो चंदेल शासक यशोवर्मन जो है किसके पुत्र थे? हर्ष के पुत्र थे। इन्होंने जो है कालिंजर दुर्ग जीता था। ठीक है, और खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसमें जो है बैकुंठ चतुर्भुज की मूर्ति स्थापित की। और वो मूर्ति उन्हें कहाँ से मिली थी? वो मूर्ति उन्हें प्रतिहार शासक देवपाल से उन्होंने उसे प्राप्त किया था। ठीक है, बैकुंठ चतुर्भुज की मूर्ति, जिससे खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके बाद आए यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव। धंगदेव ने अपने आप को चंदेलों को प्रतिहारों से मुक्त घोषित किया। ठीक है, इसके बाद जो है धंगदेव ने क्या क्या किया? धंगदेव ने पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिन्नानाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया। ये सभी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद धंगदेव के बाद आए गंगदेव। ठीक है, गंगदेव ने क्या क्या किया? गंगदेव ने जो है जगदम्बी वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर जो है खजुराहो में बनवाए। ठीक है, इसके बाद आए विद्याधर। गंगदेव के पुत्र विद्याधर, इन्होंने जो है मालवा परमार के शासक भोज और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेयदेव को हराकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो विद्याधर ने क्या किया?
परमार के शासक भोज को और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगदेव को हराकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, विद्याधर ने। और विद्याधर ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? कांदरिया महादेव मंदिर, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे किसने बनवाया था? चंदेल शासक विद्याधर ने। ठीक है, इसके बाद विद्याधर ने महमूद गजनवी से अपने राज्य की रक्षा भी की थी, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इसके बाद विद्याधर के बाद कौन आए? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ने क्या किया था? कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद आए मदन वर्मन। मदन वर्मन के बाद उनका पोता आया परिमादी देव, या जिसे परिमल के नाम से भी जाना जाता है, परिमादी देव या परिमल। परिमादी देव या परिमल को अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है चंदेल वंश का। ठीक है, जिसे पहले, ठीक है, परिमादी देव को पहले किसने? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मारकर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, परिमल को। इसके बाद आए त्रिलोक्यवर्मन। त्रिलोक्यवर्मन ने जो है तुर्कों को पराजित किया। ठीक है, त्रिलोक्यवर्मन जो है परिमल के पुत्र थे। इन्होंने जो है तुर्कों को पराजित करके पुनः दुर्ग को जीत लिया। कालिंजर दुर्ग जिसे हार गए थे परिमल, उसको त्रिलोक्यवर्मन ने जो है पुनः जीत लिया। ठीक है, इसके बाद इसको जीता, रीवा को जीता, और बघेलखंड के एक भाग डाहल मंडल को भी जीता। ठीक है, इसके बाद आए वीरवर्मन। वीरवर्मन के पुत्र थे भोगवर्मन। भोगवर्मन के बाद आए हमीरवर्मन, और उसके बाद अंतिम चंदेल शासक थे कीरत सिंह। ठीक है, देखिए एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चंदेल वंश काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चंदेल वंश, परमार वंश, बुंदेला वंश। ठीक है, तो इसमें आपको वैसे तो सभी शासकों के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से आपको एक एक चीज़ पढ़नी है और एक एक राजा का नाम याद रखना है। ठीक है, तो सभी राजाओं के नाम आपके सामने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला वंश देखते हैं, परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। ठीक है, और परमार वंश भी पहले प्रारंभ में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? सिमुक। ठीक है, जिन्हें श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता है, सिमुक। इसके बाद आए वाकपति मुंज। ठीक है, वाकपति मुंज ने जो है क्या किया? चालुक्य नरेश तैलक द्वितीय को कई बार परास्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वाकपति मुंज ने, जो परमार वंश के थे, उन्होंने चालुक्य नरेश तैलक द्वितीय को कई बार परास्त किया। ठीक है, इसके बाद आए सिंधुराज। सिंधुराज जो है राजा भोज के पिता थे। ठीक है, सिंधुराज के पुत्र थे राजा भोज, और ये परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे राजा भोज, जिन्होंने क्या क्या किया? भोजताल बनवाया भोपाल में। ठीक है, इसके बाद भोजपुर बनवाया, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। इसके बाद धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, संस्कृत विद्यालय है जहाँ पर। ठीक है, तो ये इनके जो है सारी इनकी उपलब्धियां हैं। इसके बाद आया बुंदेल वंश। बुंदेलों ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद जो है वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब से युद्ध किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब से छत्रसाल ने युद्ध किया था। इसके बाद अगला वंश देखते हैं, बघेल वंश, जो कि रीवा में जिसका क्षेत्र रहा, और बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रागैतिहासिक कंप्लीट कर लिया और प्राचीन काल कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।